नमस्कार दोस्तों, एस आर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए साथियों, कल अपन ने हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं उनके बारे में बेसिक सी जानकारी एक वीडियो प्रेषित किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिएगा। हिंदी शिक्षण विधियां पहला ही टॉपिक दे रखा है आपके सिलेबस में, रीट पात्रता में। रसास्वादन विधि है, सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि, भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि, साचार्य विधि, ध्वन्यात्मक विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन, श्रुतु लेखन अभ्यास विधि। ये जितने भी साथियों नाम दे रखे हैं ये सारी विधियां आपको पढ़नी होंगी। पढ़नी इसलिए होंगी जिससे आपके 15 नंबर आराम से आ सकें। प्रश्न समझ आधारित आएंगे साथियों, इसलिए अच्छे से इनको पढ़ें। साथ में सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, शिक्षण कौशल कौन कौन से हैं, ये भी आपको पढ़ाए जाएंगे। तो शुरू करते हैं साथियों। देखिए बेहतरीन नोट्सों के माध्यम से। सबसे पहले रसास्वादन विधि अर्थात रस का अनुभव। साथियों, जब भी कविता का पाठन कराने हेतु कराते हैं तो यह विधि क्या होती है, प्रयुक्त होती है। इसका उपयोग किया जाता है रसास्वादन विधि का। किसका पाठ करवाने में, कविता का। जब कविता को शिक्षक के द्वारा पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है तो इस विधि के माध्यम से रस का अनुभव, छात्रों को इस प्रकार से कविता को पढ़ाया जाए कि उनको आनंद आए, रस का अनुभव हो। इस विधि में अध्यापक का लक्ष्य कविता का अर्थ बतलाना न होकर कविता का आनंद लेने में छात्रों को समर्थ बनाना होता है। यह एक प्रकार की उपसंहार विधि है। उपसंहार का मतलब अर्थात कविता की सामान्य रूप से व्याख्या कर देने के पश्चात उसकी रसानुभूति कराना ही इसका उद्देश्य है, रस का आनंद करवाना। तो ये एक प्रकार की किस प्रकार की विधि है, उपसंहार विधि। उपसंहार कहते हैं कि कविता को सिर्फ व्याख्या न करके उसके रसों का अनुभव करवाना, रस का आनंद करवाना। आगे इसी में उच्च कोटि की भावात्मक कविता में अधिक प्रश्नों का प्रयोग अनुचित है, अतः खंडान्वय विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खंडान्वय विधि इति वर्तात्मक कविता पढ़ाने के लिए उपयोगी होती है। सभी स्तरों पर उपयुक्त, सर्वाधिक आपकी प्राथमिक स्तर पर। मुख्य मुख्य पॉइंट हैं साथियों, उन्हीं को शामिल किया गया है। ये जो विधि है सभी स्तरों पर उपयोगी है साथियों, और सर्वाधिक प्राथमिक स्तर पर। कविता मन पढ़ने वस्तु नहीं, इसे भाव अनुसार सस्वरे पढ़ना चाहिए। कविता है वो इस प्रकार की कोई वस्तु नहीं कि मन में उसको पढ़ लिया जाए, सिर्फ उसके भावों को समझते हुए सस्वर वाचन, सस्वरे पढ़ना चाहिए। कविता हृदयगम करें व भाव विभोर सुने। और इसका जो प्रश्न बनता है देखिए, रसास्वादन विधि आधारित है अर्थ पर, कला पर, भाव पर या रस पर। तो सही क्या होगा, रस पर। रसास्वादन विधि आधारित है रस पर। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो ये आपकी पहली विधि है रसास्वादन। बस ऐसे ही सभी को समझना है साथियों। दूसरी विधि है आपकी सूत्र विधि। ध्यान से देखिएगा, सूत्र विधि संस्कृत से आई है साथियों, पाणिनि अष्टाध्यायी सूत्र विधि पर। इस विधि में बालकों को व्याकरण संबंधी नियम पहले बता दिए जाते हैं, तत्पश्चात उन नियमों का अभ्यास कराया जाता है। पहले नियम व्याकरण से संबंधित है और फिर उन नियमों का अभ्यास सूत्र विधि में करवाया जाता है। संस्कृत से आई है और पाठ्य पुस्तक प्रणाली और सूत्र प्रणाली दोनों सिद्धांत से आरंभ होती है और नियम से उदाहरण की ओर जाती है। ये देखिए, नियम और उसके बाद में उदाहरण आपके। इसलिए इसको सूत्र विधि को क्या कहते हैं, निगमन विधि भी कहा जाता है। सूत्र 6 प्रकार के माने जाते हैं। उच्च कक्षाओं उपयोगी और अमनोवैज्ञानिक विधि है ये। रटन विधि पर आधारित है आपकी। नीरसता आती है इससे बच्चों में, शुष्कपन, आवश्यक दबाव, यानी रटना पड़ता है जो भी विषय वस्तु है उसको, सूत्रों को।
प्राचीन पुरानी है और अमनोवैज्ञानिक विधि है। सिद्धांत कौमुदी सूत्र पढ़ाई जाती है। जो इंपॉर्टेंट है साथियों वही पॉइंट इसमें शामिल किए गए हैं। आगे दे रखा है प्राथमिक स्तर पर व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए यह विधि उपयोगी है। भाषा संसर्ग विधि, ध्यान रखें, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? तो भाषा संसर्ग विधि। अब देखिए यही है भाषा संसर्ग विधि, अव्याकृति विधि, और इसको बोलते हैं अव्याकृत विधि, अव्याकृति विधि, यह अन्य नाम है। समर्थक इसके लॉर्ड मैकाले थे। इस विधि को साथियों मानने वालों का कथन है कि अलग से व्याकरण की शिक्षा देना उपयुक्त नहीं है। ये व्याकरण की शिक्षा को दोषपूर्ण मानते हैं। वे व्याकरण की शिक्षा को दोषपूर्ण मानते हैं और उनका ऐसा विचार है कि यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों को भाषा पर पूरा पूरा अधिकार हो तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाएं जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो। यानी इस प्रकार की रचनाएं पढ़ें और उन्हीं में जो शब्द हैं, जो वाक्य दिए हुए हैं, उन्हीं में से व्याकरण को निकालिए। तो यह आपकी है भाषा संसर्ग विधि, अव्याकृति विधि। अव्याकृति यानी व्याकरण की शिक्षा अलग से ना दी जाए, इसलिए अव्याकृति। इस विधि के अनुसार सिद्धांत तथा नियम पृथक रूप से सिखाए बिना ही रचना तथा अभ्यास द्वारा व्याकरण का ज्ञान कराया जा सकता है। जो सिद्धांत हैं, नियम बने हुए हैं, पृथक यानी अलग अलग रूप से, अलग से ना सिखाए जाएं, बल्कि जो भी पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, रचना पढ़ाई जा रही है, उन्हीं से व्याकरण का ज्ञान विद्यार्थियों को करवाया जाए। व्याकरण के बिना ही भाषा का शुद्ध प्रयोग सिखाए और इस प्रकार शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करना इस विधि का मुख्य ध्येय है। भाषा को अधिक महत्व दिया गया है, न कि व्याकरण को। यह ध्यान रखें, भाषा संसर्ग विधि, भाषा को अधिक महत्व है। इस प्रणाली के अनुसार बच्चों को ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाएं जिनकी भाषा पर पकड़ हो, वह ऐसे लोगों से वार्तालाप करवाया जाए। बहुत ही शानदार नोट्स हैं साथियों। मौखिक अभिव्यक्ति में शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं, उनसे वार्तालाप करवाई जाए छात्रों को। मौखिक अभिव्यक्ति, बातचीत जब की जाती है तो शुद्ध भाषा का प्रयोग जो व्यक्ति करते हैं उनसे वार्तालाप करवाई जाए, जिससे उनकी भी, विद्यार्थियों की भी भाषा कैसी होगी, शुद्ध हो जाएगी। इस प्रणाली में व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने का अवसर प्रदान करके छात्रों को भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना सिखाया जाता है। भाषा संसर्ग विधि के गुण हैं, देखिए। प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण पढ़ाने की यही प्रणाली लाभदायक है। प्राथमिक, छोटी कक्षाओं की बात हो रही है, उनमें व्याकरण के जो नियम है साथियों, वो जब पाठ को पढ़ाया जाता है तो बीच बीच में जो भी शब्द आते हैं तो उसी में से संधि करके बताया जाता है। उसी में से उन शब्दों का जो समास क्या होगा, वचन कौन सा है, लिंग कौन सा है, कौन सा वाच्य है, ये सारी बातें उसी पाठ में से शिक्षक के द्वारा उनको बताई जाती हैं, ना कि अलग से। जैसे राम, तो इसमें लिंग कौन सा है, पुल्लिंग होगा। एक वचन है या बहुवचन, तो एक वचन है। इसी प्रकार से वे लोग, इस प्रकार से उदाहरणों के माध्यम से उनको समझाया जाता है, ना कि व्याकरण को अलग से पढ़ाया जाता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा ये। प्रारंभिक कक्षा में रचना तथा अभ्यास द्वारा भाषा का शुद्ध प्रयोग कराया जा सकता है। बालक कम समय में पुस्तकें पढ़ने लग जाता है। ये इसके गुण हैं। दोष भी हैं, देखिए। इससे साथियों व्याकरण का जो ज्ञान है वो स्थायी नहीं हो पाता है। बालकों में व्याकरण के प्रति अशुद्धता पैदा हो जाती है। वर्णमाला का ज्ञान पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है। तो ये भाषा संसर्ग विधि के दोष हैं। इसके बाद में
भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि। भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि, ये देखिए, इसे अनुकरण विधि का दूसरा रूप कह सकते हैं। अध्यापक के स्थान पर इस विधि में सित्ता वाद्य के रिकॉर्डों का प्रयोग किया जाता है। यह शिक्षण की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में रचना करना सीख जाते हैं। इस विधि में 4 उपकरणों की आवश्यकता होती है। एक ग्रामोफोन है, ग्रामोफोन मशीन या टेप रिकॉर्डर, एक रचना का रिकॉर्ड, कैसेट, लिंगुआफोन, चित्र और सहायक पुस्तकें। तो इसमें साथियों यंत्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि में उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ये आपके 4 उपकरण हैं, इनका नाम आप ध्यान रखें। नोट, लिंगुआ फोन को सित्ता वाद्य भी कहते हैं। ये रेट 2011 में पूछा गया था। सित्ता वाद्य ध्यान रखें, वाद्य जो बजाने का यंत्र है। यह विधि उच्च प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक स्तर हेतु उपयोगी है। उच्च प्राथमिक यानी जो आपकी प्राथमिक 5वीं तक की कक्षाएं और उसके बाद में 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं उनके लिए उपयोगी है। इस विधि में बालकों को व्यवस्थित रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। एक प्रश्न है, देखिए, भाषा शिक्षण की यंत्र विधि के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? उच्चारण एक रूपता व पठन क्षमता में सहयोगी है, बिल्कुल ये सही है। नागरिक शिक्षा में अप्राप्त है, व्यय की अधिकता है, लेखन अभ्यास में सहयोगी है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। क्यों होगा? भाषा शिक्षण की जो यंत्र विधि है उसके संबंध में असत्य कथन पूछा है साथियों। व्यय की अधिकता, इसमें खर्चा अधिक होता है। ये अगर उपकरण आप खरीदेंगे तो खर्चा होगा। नागरिक शिक्षा में अप्राप्त है और उच्चारण एक रूपता व पठन क्षमता में भी क्या है? सहयोगी है, लेकिन इससे लिखने में कोई सहयोग नहीं प्राप्त होता है, इसलिए ये असत्य कथन है इसका है। बाकी कल पढ़ेंगे साथियों, थोड़ा थोड़ा मैटर करवाया जाएगा, एक साथ में ज़्यादा। ये 4 अच्छे से आप याद रखें, याद कर लें इनको। आज 4 हो जाएंगी, कल 10 तक करेंगे, यानी 2-3 वीडियो में आपका कंप्लीट है, शिक्षण विधियां कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद में जो आगे मैटर दे रखा है शिक्षण विधियों से संबंधित वो करेंगे। हालांकि बहुत सारा मैटर है इसमें, अभी ये सिर्फ शिक्षण विधियों के बारे में जानकारी है, आगे और भी हैं टॉपिक इसमें, वो भी पढ़े जाएंगे। आज का वीडियो और ये नोट्स पसंद आए तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना है, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।